हेलो दोस्तों, एग्जाम डिग्री में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस क्लास में एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन 7 नंबर लाया हूँ। उसमें प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी 2021 में जो क्वेश्चन आए थे उनको दिया हुआ। चलिए आते हैं सवाल पर। आज का पहला सवाल है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यह वाला क्वेश्चन हमारा सीरीज का है। आप देखो, इसमें सीरीज देखना है कि हमारी जो सीरीज दी हुई है वह किस क्रम में दी हुई है। आप लोगों को दिख रहा होगा 541, 629, 552, 618। अब आप इनमें देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले नंबर से तीसरे नंबर पे गए तो हमारा +11 हुआ, और हम दूसरे से चौथे नंबर पे गए तो -11 हुआ। इसी प्रकार जब हम तीसरे से पांचवें पे जाएंगे तो हमारा +11 होगा, यानी कि 552 में हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 563, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। आप लोगों ने देखा कि पहले नंबर पे बदलाव हुआ है वो +11 का हुआ है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे भी +11 का हुआ है। अब जब पांचवें नंबर में बदलाव होगा तो +11 का होगा। यदि यही हमसे इसके आगे क्वेश्चन मार्क और पूछ लेता तो हम क्या करते। आप लोग देख रहे हैं कि दूसरे से चौथे में -11 का हुआ है, उसी प्रकार चौथे से छठवें में भी -11 का अंतर करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इसमें इन्होंने केवल पांचवें नंबर का पूछा है कि कौन सा अंक आएगा, तो हमने +11 कर दिया तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी सीट का है। 4, 10, 22, 40, 64 क्वेश्चन मार्क। आप देखिए, इसमें 2 का मल्टीपल हुआ है +2 हुआ है, फिर 2 का मल्टीपल हुआ है 4 × 8, फिर इसमें जो है हमारा 2 का मल्टीपल +2, फिर 22 × 44 -4, यानी कि हमारी सीरीज फॉलो नहीं कर रही इस तरीके से। अब हम लोग इसका दूसरा तरीका देखेंगे, क्योंकि गुणे और प्लस के रूप में नहीं है, तो इसलिए हम देखेंगे आगे। आप देखिए 4 और 10 में कितने का अंतर है, +6 का। इसी तरीके से 10 और 22 में 12 का, 12 से 40 में 18, 40 से 64 में 24। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी प्लस अंक हो रहा है वो सभी कितने के गुणक में है, 6 के गुणक में है। यानी कि पहले 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, अब हमारा क्या हो जाएगा 30। यानी कि 64 में हम यदि 30 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 94, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। आप लोगों ने देखा कि 4 से 10 हुई सीरीज, 10 से फिर 22 हुई, 22 से 40 हुई और 40 से 64 हुई। यानी कि पहले और दूसरे अंक में 6 का, फिर 12 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 24 का अंतर। तो आप लोग को पता चला कि 6 के गुणक के रूप में है, क्योंकि पहले में 6 का अंतर है, फिर 12 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है और फिर 24 का अंतर है। तो जो अंतर होगा वो हमारा कितने का होगा 30 का, जो ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यह भी सी का सवाल है। D2Z F7X C22V E67T। आगे निकालना है हमें क्या होगा। अब आप देखिए, D का क्रमांक होता है 4, Z का होता है 26, F का होता है 6, X का होता है 24, C का 3, इसका हो गया 22, E का हो गया 5 और T का हो गया 20। अब आप देख रहे हैं 4 से हमारा 6 हो रहा है,
6 से फिर 3 हो रहा है और 3 से फिर हमारा 5 हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि पहले अंक में प्रत्येक सीरीज का +2 का अंतर आ रहा है। इसमें देखिए 4 से 6 हुआ +2, फिर 6 से 3 हुआ -3, फिर 3 से 5 हुआ +2। तो हमारी जो संख्या होगी वो प्लस कितने के रूप में होगी, माइनस कितने के रूप में होगी, 3 के में। यानी कि हमारा लास्ट में क्या था, ई 67 और टी, यानी कि ई है 5, इसमें हम लोग क्या कर देंगे 3 घटा देंगे, तो यानी क्या आएगा 2। 2 किसका होता है, बी का। अब अगले में देखेंगे, ये हमारा 2 लिखा है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 22 है, ये 67 है। आप देखिए कितने का अंतर है, ये 2 × 3 + 1 लिखा हुआ है, तो हमारा कितना है 7। इसी प्रकार ये 22 लिखा हुआ, तो यानी कि 7 × 3 + 1 22, और इसमें जो है 3 × 1 + 1, यानी कि 22 से जब मल्टीपल 3 से करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो उसमें कितना आ जाएगा 67। अब आप लोग को पता चल रहा है कि जो दूसरे नंबर का अंक है वो हमारे गुणे 3 + 1 के रूप में है, यानी कि हम 67 का गुणा 3 से करेंगे और 1 जोड़ देंगे, यानी कि 202। ये हमारा दूसरा अंक प्राप्त हो गया। और उसके बाद लास्ट वाले में देखेंगे, जेड है 26, फिर है 24, फिर है 22, फिर 20, यानी कि हमारा लास्ट वाले अंक में 2 का घटाव हो रहा है। 20 में हम 2 घटा देंगे 18। 18 किसका होता है, आर का, जो ऑप्शन नंबर आपको किसमें है, सी में। आप लोग ने सीरीज में देखा कि पहला 4 था, डी था, फिर एफ था, फिर सी था, फिर ई था, यानी कि पहले से दूसरे में जब हम जा रहे थे तो +2 का जोड़ हो रहा था, जब दूसरे से तीसरे में जा रहे थे तो -3 का घटाव हो रहा था। उसी प्रकार जब तीसरे से चौथे में जा रहे हैं तो +2 का हो रहा है। तो हमारी जो सीरीज का पहला अंक होगा वो हमारे किस रूप में होगा, -3 के रूप में होगा, तो इसलिए हमारा उसका आंसर बी आया। उसके बाद हम लोगों ने बीच वाला देखा जिसमें डिजिट लिखी हुई है, तो 2 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 22 हुआ और 22 के बाद 67 हुआ, जो मल्टीपल 3 + 1 के रूप में था, तो 67 में भी 3 का मल्टीपल कर दिया और 1 जोड़ दिया, तो हमारा 202 आ गया। अब हम लास्ट वाले में देख रहे हैं, z से x हुआ, x से v हुआ और v से t हुआ, तो यानी कि हमारा 2 का घटाव हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग 3 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा r, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपका सवाल एनालॉजी का है, सादृश्यता, एक चैप्टर होता है रीजनिंग का। इन सवालों में हम देखते हैं कि जैसे पहले का संबंध दूसरे से होता है, हमें तीसरे का संबंध चौथे से बताना होता है कि पहला दूसरा एक दूसरे से किस प्रकार सुमेलित किए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहले लिखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और दूरदर्शी क्या होता है, आप लोग देखते होंगे। सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, जबकि दूर वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, दूरदर्शी का। यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों आप क्या लिखे हैं, अपोजिट। तो हमें अंदाजा लग रहा है कि जो आवर्धक ग्लास है उसका संबंध जिससे भी होगा इन 4 ऑप्शनों में से, वह आवर्धक ग्लास से क्या होगा, विपरीत। आवर्धक ग्लास क्या होता है, पहले इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम उसके विपरीत निकाल पाएंगे। आवर्धक ग्लास छोटा एक लेंस होता है जिससे हम छोटी छोटी चीजों को या कीटाणुओं को या देखते हैं, तो उसमें हम लोग आवर्धक ग्लास का यूज करते हैं। अब हम जब आवर्धक ग्लास से जब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, तो अब हम जो भी चीज जिसका आंसर देखेंगे तो वैसे क्या होगा, विपरीत। यानी कि कैमरा से तो हम किसी चीज को फोटो खींचते हैं। प्रोजेक्टर आप लोग देखते होंगे क्लासरूमों में समय प्रोजेक्टर से ही पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार आपने लिखा हुआ बाइनोकुलर्स, यानी कि बाइनोकुलर्स से हम बड़ी चीज, जो बड़े चीजें होती हैं उनको देखने के लिए यूज होता है। जैसे आवर्धक ग्लास से हम लोग छोटे सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग बाइनोकुलर से बड़े वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी
सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, यदि माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का अर्थ घटाना है, गुणे का अर्थ जोड़ना है और भागे का अर्थ गुणा है, तो 15 प्लस 32 गुणे 4 भागे 8 माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माइनस का तो हमें क्या करना है, प्लस, प्लस का घटाना है, गुणे का जोड़ना है और भाग का गुणा करना है। माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि पहले वाले में भाग करना है, तो प्लस का अर्थ है घटाना और गुणे का अर्थ है जोड़ना और भाग का अर्थ है गुणा। तो 15 प्लस 32 गुणे 4 का मान ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए 15 प्लस 32 गुणे 4 भागे 8 माइनस 2, इनका परिवर्तन कर लीजिए। प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस, और गुणे की जगह प्लस, भाग की जगह गुणा, माइनस की जगह भाग। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब भी इस तरह के सवाल हल करेंगे तो कैसे करेंगे, बॉड मास से, यानी पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी कि का को हल करेंगे, फिर डी मतलब डिवीजन भाग करेंगे, फिर एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो फिर गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे। तो पहले से सबसे पहले भाग करेंगे, तो 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग गुणा कर देंगे, यानी कि 16 15 31 माइनस 32 यानी कि माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के सवालों में जैसा क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से एक तालिका बना लेते हैं, फिर तालिका को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। आप लोगों ने देखा कि माइनस का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ क्या था, भाग, तो हमने भाग कर लिया, प्लस का अर्थ था घटाने तो घटाना कर लिया, फिर गुणे का अर्थ था जोड़ना तो वो लिख लिया, फिर क्या था भाग का अर्थ गुणा। और ये हमारा क्या था, क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने इसका चिन्ह परिवर्तन कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। नेक्स्ट सवाल, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। यह हमारे कथन और अवधारणा का क्वेश्चन है, कथन व अवधारणा। इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेगी कथन एवं तर्क में, कथन एवं निष्कर्ष में। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें केवल ओनली स्टेटमेंट में फोकस करना होता है। जो हमारा कथन कहता है हमें उसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। जब आप कथन को सावधानी पूर्वक पढ़ लेंगे उसका पूरा निचोड़ निकल आएगा। फिर उसके बाद धारणाएं हो या तर्क हो या फिर निष्कर्ष हो, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा कथन कह रहा है, राधा ने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। ये हमारा कथन है कि यदि राधा है, कोई राधा नाम की लड़की या औरत थी, उसने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। तो आप लोग को बताना है कि धारणाओं में से कौन सी धारणा इसमें निहित है या दोनों धारणा निहित नहीं है। पहली धारणा हमारी मोगली चांद खरीदना चाहता है और दूसरी हमारी है मोगली पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा। तो हमें बताना है कि पहली धारणा निहित है कि दूसरी वाली धारणा निहित है, या तो धारणा एक निहित है या धारणा बी निहित है, और चौथे में धारणा ए और बी दोनों निहित है। आप लोग ये बताइए, चांद जो है, चांद को कोई खरीद सकता है क्या? चांद को तो कोई खरीद नहीं सकता। और राधा को यह भी पता है कि जब चांद को खरीद नहीं सकता तो तभी तो उसने उससे बोला है कि मोगली से कि मैं तुम्हें जो है चांद खरीद कर दे दूंगी, तुम इस पहेली को हल कर दो। क्योंकि उसको पहले से पता होगा राधा को कि मोगली है पहेली को हल नहीं कर पाएगा, तभी तो बोले चांद खरीद कर दे दूं। क्योंकि मान लो यदि मोगली ने जो है पहेली को हल कर दिया तो फिर वो चांद कहां से खरीद कर उसको देगी, क्योंकि चांद तो कोई खरीद सकता नहीं है। तो इसलिए मोगली के बारे में राधा को पहले से पता था कि जो मोगली है उस पहेली को हल नहीं कर पाएगा। तो वही धारणा कह रहा है, मोगली चांद खरीदना चाहता है
मोगली यहाँ चांद की कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि वह तो चांद को देना चाहती ना, कि मोगली ने कहा है कि मैं पहेली को जब हल कर दूंगा तब मैं चांद दूंगा। वो खुद अपने मन से राधा कह रही है कि मोगली चांद, मतलब मोगली जब इस पहेली को हल कर देगा तो मैं उसको चांद खरीद कर दूंगी। लेकिन मोगली तो नहीं चाहता ना, उसने कहा ही नहीं कहीं कि मोगली चांद खरीदना चाहता है, तो यानी कि धारणा निहित नहीं है। दूसरे में है मोगली पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा, यानी कि धारणा निहित है, क्योंकि उसको पता है राधा की मोगली जो इस पहेली को हल नहीं कर पाएगा। जब वो पहेली को हल नहीं कर पाएगा ना मुझे चांद देना पड़ेगा, क्योंकि मान लो पहेली को हल कर देगा तो मुझे चांद खरीद कर देना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। इसलिए इस क्वेश्चन में केवल धारणा कौन सी निहित है, बी निहित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें असंगत का चयन करना है। पहला है बिजली कड़कना, बरसात, ये लिखा हुआ है बादल का गरजना। और चौथे में मानसून। असंगत का चयन करना, यानी कि चार विकल्प में से ऐसा में विकल्प छांटना है जो तीन जो है सेम कंडीशन के हो और एक बेमेल हो। तो आप लोग देख पता होगा कि मानसून जो होता है, मानसून के अंदर बिजली कड़कती है, बरसात होती है और बादल गरजते हैं। यानी कि मानसून इन सब में से भिन्न है। मानसून के अंदर क्या होता है, बिजली कड़कती है, बिजली कड़कना, बरसात होती है मानसून के द्वारा और बादल गरजते, यानी कि इन चारों में से क्या संगत हो गया, मानसून। मानसून क्यों संगत है, क्योंकि बिजली का कड़कना और बरसात और बादल का गरजना ये सब किसके अंदर आता है, मानसून के अंदर, इसलिए यह मानसून इस ऑप्शन में असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक विशिष्ट पूर्ण भाषा में PITA और FIST को क्रमशः NFPVDF लिखा जाता है, तो उसी पूर्ण भाषा में TURK को क्या लिखा जाएगा। आप लोगों को पता है P की कोडिंग कितनी होती है, 16, I की 9, T की 20, A की 1 और F की 6, I की 9, S की 19, T की 20। N की होती है 16, F की होती है 6, P की होती है 16, इसकी होती है 22, D की 4, F की 6, O की 15, O की फिर 15। F की 6, N की 14। हमें निकालना है TURK का कितना अंतर होगा। आप देखिए कि 16 से हमारा क्या हो 14, यानी कि -2 का अंतर आया, फिर 9 से 6 हुआ, -3 का अंतर आया, फिर 20 से 16 हुआ, यानी कि -4 का अंतर आया, और 1 से हमारा 22 हुआ, यानी कि 5 का अंतर आया। तो आप लोग देख रहे हैं पहले 2 का अंतर, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, घट रहा है अंतर। इसी प्रकार इसमें भी देखा, इसमें भी -2 का अंतर आ रहा है, इसमें -3 का आ रहा है, इसमें -4 का आ रहा है और इसमें -5 का आ रहा है, यानी कि पूरी सीरीज में हमारी घटते हुए क्रम में है। तो इसी प्रकार हमें भी इसमें -2 कर देंगे, इसमें -3, इसमें -4 और इसमें -5। t होता है 20, 20 में जब 2 जाएंगे कितना आ जाएगा, r। u होता है 21, 21 में 3 जाएंगे तो 18, यानी कि r होता है 18, जब 18 में 4 जाएंगे 14, यानी कि n, और k होता है 11, 11 में 5 जाएंगे 6 होता है f का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, R R N F, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
आप लोग ने क्वेश्चन में देखा कि PITA को NFP और B लिख रहा है, उसी प्रकार FIST को DFOO लिख रहा है। तो हमें बताना क्या था, TURK की कोडिंग क्या होगी। जब आप लोगों ने इसकी कोडिंग की तो आपने देखा कि पहले वाली संख्या में -2 का अंतर आ रहा है, फिर -3 का अंतर आ रहा है, फिर -4 का आ रहा है, फिर -5 का आ रहा है, यानी कि सीरीज हमारी घटती हुई क्रम में है, एक एक के अंतराल में। तो उसी प्रकार हमने इसको चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। जिस प्रकार हवा का संबंध बांसुरी से है, तो तार का संबंध किससे होगा। एनालॉजी क्वेश्चन में पहले का संबंध दूसरे से होता है, तीसरे का संबंध चौथे से होता है। पहला है हवा का संबंध बांसुरी से, यानी कि जब बांसुरी हमारी बजती है उसमें हम क्या हवा का प्रयोग करते हैं, तो यानी कि बांसुरी में हमारी क्या प्रयोग हुई, हवा। उसी प्रकार बताना है कि हमें तार जो है, तार का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो तार जो होता है हमारे गिटार में लगा होता है। जब हम तार को टच करते हैं तो हमारा गिटार बजता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर गिटार पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नया निबंध का है। कुछ तस्वीरें रंगीन हैं, कुछ तस्वीर रंगीन है। फिर इसके बाद लिखा है कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट का रंगीन से कोई संबंध नहीं। तो हमें इसका बताना है कुछ रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन है, और कोई ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन नहीं है। आप पहले डिस्कस में देखिए, कुछ रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट है, रंगीन इधर है, ब्लैक एंड व्हाइट इधर है, यानी कि रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। यदि यह बोल देते कुछ रंगीन तस्वीर है तो हमारा ये निष्कर्ष सही हो जाता, लेकिन इसने बोला कि कुछ रंगीन जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, जो हमारा आंसर गलत। इसी प्रकार कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है कोई भी रंगीन नहीं है, क्योंकि उसने कहा हुआ लास्ट वाले में कोई रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यदि यह बोल रहे थे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं तो हमारा आंसर सही होता है, लेकिन इसने कहा है कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन है, तो ये हमारा नहीं सही होगा निष्कर्ष। अगला है कोई ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसने क्या कहा है, कोई भी रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, तो उसने वही कह दिया है कोई ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन नहीं है, यानी कि यह बात सत्य है। तो यानी केवल निष्कर्ष कौन सा है, तीसरा पालन करता है। जब भी कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आता है तो हम उसको फिगर में ड्रा कर लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था जब हम छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ चलते हैं, यदि उसमें सभी लिखा रहता है तो वह बात 100% सत्य होती है, जबकि जब हम लोग बड़े गोले से जब हम छोटे गोले की तरफ आते हैं, यदि कुछ लिखा हो तो बात 100% सत्य होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, सीरीज का सवाल है, ये मतलब ये भी क्लासिफिकेशन का है। 23, 29 और 31 में हमें बताना है कि किसी के समूह के संगत नहीं है। अब आप देख रहे हैं 23 एक हमारी अभाज्य संख्या है, उसी प्रकार 29 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 31 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो 27 हमारी कट जाती है, 43 नहीं कटेगी, न 37 कटेगा, न 19 कटेगा, यानी कि हमें इस समूह में से असंगत बताना है। यानी कि हमारा 27 कट रहा है तो यानी कि इससे असंगत हो गया, क्योंकि हमें 23, 29 और 31 जिस प्रकार उसी प्रकार से हमें इसका छांटना था। ये हमारी जब सब विषम संख्याएं लिखी हैं तो ये 43, 37 और 19 भी हमारी विषम संख्या है, जबकि 27 हमारी मतलब 23, 29, 31 अभाज्य संख्या है, और जबकि हमारी 27 जो है भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन में डिफरेंस है, तो इसलिए इसका आंसर ए नंबर। यह आपका रैंकिंग का सवाल है।
परम, निखिल, बॉबी, हेमू और ललित 5 मित्र हैं। हेमू निखिल से छोटा है और परम से लंबा है। बॉबी 5 मित्रों में सबसे लंबा है। परम निखिल से छोटा है लेकिन ललित से लंबा है। इनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है? आप पांचों लोग को बैठा लिए। हेमू जो है निखिल से छोटा है। हेमू जो है निखिल से छोटा है, यानी कि निखिल ऊपर होगा। निखिल छोटा और परम से लंबा, यानी कि हेमू जो है निखिल से छोटा होगा, परम से लंबा हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है बॉबी 5 मित्रों में सबसे लंबा है, यानी कि बॉबी सबसे ऊपर हो गया। इसके बाद क्या कहा है? परम जो है निखिल से छोटा है लेकिन ललित से लंबा है। मतलब परम जो है निखिल से तो छोटा है लेकिन किससे लंबा है? ललित से लंबा है। तो हमारे 1 2 3 4 5 मित्र बैठ गए। अब उसमें कहा इनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है? आप लोग देख रहे हैं कि पहले नंबर पे क्या कौन होगा? बॉबी, दूसरे नंबर पे निखिल, तीसरे पे हेमू, चौथे पे परम और पांचवें में ललित। तो क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा सबसे लंबा कौन है, यानी कि दूसरा नंबर कौन है? निखिल। तो ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछ देता है इनमें से सबसे छोटा कौन है तो क्या बताते? ललित। आ गया आंसर समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल पे। यह भी जो है एनालॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। खेत का संबंध किसान से है और पाले का संबंध किससे होगा? आप लोगों को पता है कि किसान कहां पे होते हैं? खेतों में। किसान कहां काम करते हैं? खेतों में। आपको पता है पायलट कहां रहते हैं? वायुयान में। जिस प्रकार किसान जो है खेतों पर काम करते हैं, उसी प्रकार पायलट कहां पर रहते हैं? वायुयान में। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं। मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलती हैं। सीता, प्रिया और गौरव अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। गीता और गौरव उड़िया बोलते हैं। इनमें से कौन अधिकतम भाषाएं बोलता या बोलती है? हमारे कौन कौन है? सीता, गीता, मोहन, सीता, गीता, मोहन, प्रिया, गौरव। प्रिया और गौरव। सीता, गीता, मोहन, प्रिया और गौरव। प्रिया और गौरव 5 लोग थे जो क्या क्या बोल रहे थे? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मलयालम और उड़िया। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी बोलती हैं। सीता और गीता हिंदी और अंग्रेजी बोल रही है। इसके बाद कहा है मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलते हैं। मोहन और गीता बंगाली और हिंदी बोलते हैं। इसके बाद कहा है सीता, प्रिया और गौरव। सीता, प्रिया और गौरव अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। सीता, प्रिया और गौरव अंग्रेजी और मलयालम बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है गीता और गौरव। गीता और गौरव
उड़िया बोलते हैं। गीता इधर है, गीता और गौरव उड़िया बोलते हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन अधिकतम भाषाएं बोलता है, बोलती हैं, यानी कि ये लोग ये वाली भाषाएं नहीं बोलते। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा भाषाएं कौन बोल रही है? सीता 1 2 3 बोल रही है भाषाएं। उसी प्रकार गीता को देखिए 1 2 3 4 भाषाएं बोल रही है। मोहन कितने बोल रहा है? 2, प्रिया 2 और गौरव भी 2 भाषाएं बोल रहा है। यानी कि इसका मतलब कि जो गीता है वह सबसे ज्यादा भाषाएं बोलती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी गीता पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत निकालना है फिर से इसमें। नाक, हड्डी, अस्थिबंध, कंदरा। आप लोग को पता है कि जो हड्डियां होती है, अस्थिबंध होता है, कंदरा जो होता है वो मानव शरीर के अंदर होता है, जबकि जो नाक होती है हमारी बाहर दिखाई देती है। तो इसलिए इसमें असंगत क्या हो जाएगा? नाक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, डायरेक्शन का है, एक कॉफी शॉप से 500 मीटर पूर्व की ओर एक्स जो है एक शॉप से 500 मीटर पूर्व की ओर, फिर 200 मीटर दक्षिण की ओर, फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 50 मीटर उत्तर की ओर, फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर, उसके बाद 150 मीटर उत्तर की ओर चला। तो एक्स जो है कॉफी शॉप से कितनी दूर पे और किस दिशा पर है? देखिए एक्स कोई है, पूरब की ओर चल रहा है, यानी किधर से चल रहा है? कितने किलोमीटर? 500। इसके बाद 200 मीटर दक्षिण आया, यानी कि 200 नीचे आ गया। इसके बाद पश्चिम की ओर 50 मीटर चल रहा है, यानी कि इसका उत्तर ये हो जाएगा, दक्षिण पीछे हो जाएगा, पूरब इस साइड हो जाएगा, पश्चिम इस साइड होगा। पश्चिम में कितना चला? 50। फिर 50 मीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि इसका 50 चल गया। फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर चला, तो इसका पश्चिम इधर की ओर हो गया। फिर उसके बाद 150 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि वह इधर पहुंच गया, क्योंकि 50 ये चल चुका था, 150 यहाँ चल चुका था, और टोटल उसने पहले 200 चला था, तो और इस जगह पहुंच गया। तो कह रहा है कि एक्स कॉफी शॉप से कितनी दूर पर किस दिशा में? एक्स जो है कॉफी शॉप से कितनी दूर है, किस दिशा में? यानी कि ये दिशा कौन सी होती है? पूरब, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट। तो आप देख रहे हैं कि इधर पहुंचा व्यक्ति, तो एक्स जो है कॉफी शॉप से पूरब की दिशा में, यानी कि ये। अब लेकिन ये नहीं पता चला कि 400 मीटर दूर है कि 350 मीटर दूर है। तो आप देखिए ये 50 थी दूरी, ये 50 थी, यानी 100 किलोमीटर। ये टोटल हमारी थी 500, 100 किलोमीटर केवल चला इधर की ओर, तो हमारी कितनी बची? 400, यानी कि 400 मीटर पूरब की ओर एक्स कॉफी शॉप से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट का संबंध केबिन से, तो रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा? आपको पता है कि जो केबिन होती है एयरक्राफ्ट में हमारा बैठने का स्थान होता है, उसी प्रकार रेलगाड़ी में हम लोग किसमें बैठते हैं? कोच में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, नीचे 4 संख्याएं दी गई, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो हमें असंगत का चयन करना है। पहले ऑप्शन पे है 250, फिर 300, फिर 175, फिर 150। आप लोग देख रहे हैं कि 250 जो है एक हमारी क्या है? सम संख्या, सम संख्या है, और 300 जो है सम संख्या को क्या होती है? सम संख्या वह होती है जो 2 से विभाज्य होती हैं। इसके बाद 300 लिखा है, ये भी 2 से विभाज्य होगी। 175 ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, और जबकि 150 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि 175 जो है हमारा वह एक विषम संख्या का उदाहरण है, और बाकी जो है 250, 300 और 150 जो है हमारी सम संख्या का उदाहरण है। तो इसमें असंगत क्या होगा? सी नंबर। क्यों? क्योंकि यह एक विषम संख्या का उदाहरण है। चलिए आज की क्लास में इतने सवाल थे जो मैंने आप लोग को बताया। इसका घर में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह एग्जाम में आप बने रहे। जय हिंद, जय भारत।